नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु रावत है एंड आई एम जीएस फैकल्टी इन अलायंस आईएएस एकेडमी। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिन सीरीज़ में हम विश्व और भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिस व्यक्ति से हम प्यार भी कर सकते हैं, नफ़रत भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता हूं जिन्हें हम भारत का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर रियासत में हुआ था। गांधी के पिता दीवान थे। गांधी की माता बहुत ही धार्मिक थी और यही कारण है कि गांधी के व्यक्तित्व में आपको धर्म काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। गांधी के व्यक्तित्व में आपको अहिंसा देखने को मिलती है, आपको सत्याग्रह देखने को मिलता है। गांधी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर अलग अलग चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। जैसे गांधी के ऊपर टॉल्स्टॉय की जो थ्योरीज़ हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। गांधी के ऊपर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है और हिंदू धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि गांधी ने जब अपना एजुकेशन इंग्लैंड में पूरा किया था तो इंग्लैंड में रहने के बावजूद पाश्चात्य जो संस्कृति है, वेस्टर्न जो थिंकिंग है, उसका बहुत कम प्रभाव गांधी के ऊपर पड़ता है। गांधी जब वापस भारत आते हैं और लगभग 1 साल तक गांधी बैरिस्टर बनने की कोशिश करते हैं और रोजगार ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो गांधी उन प्रयासों में विफल हो जाते हैं और गांधी को फिर एक बहुत बड़ा मौका मिलता है साउथ अफ्रीका जाने का, जहां पर उन्हें इनविटेशन आता है दादा अब्दुल्ला से। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए जब गांधी 1893 में जाते हैं साउथ अफ्रीका, तो वहां पर वो देखते हैं कि किस तरीके से नस्ल भेद पूरी तरीके से फैल चुका है। गांधी के साथ जब कुछ घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आमतौर पर हमें पढ़ाया जाता है, उन घटनाओं का असर गांधी के ऊपर जब होता है तो गांधी सत्याग्रह को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं और लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। उस लड़ाई का जो अनुभव गांधी को हुआ था, उस अनुभव के साथ गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। जब भारत वापस आते हैं तो उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है, जो उनके राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को एक एडवाइस देते हैं, जिस एडवाइस ने गांधी जी की पूरी सोच को परिवर्तित कर दिया। एडवाइस ये थी कि गांधी को लगता था कि जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किया है वही स्ट्रैटेजी भारत में भी इंप्लीमेंट हो सकती है। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को रेल यात्रा के लिए कहते हैं और भारतीयों को और भारत को समझने के लिए कहते हैं, और यही कारण है कि 1916 में गांधी जी पूरा भारत घूमते हैं और भारत की समस्याओं को समझते हैं, भारत के लोगों को समझते हैं और एक नई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। 1917 में गांधी अपना पहला सत्याग्रह करते हैं, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जहां पर उन्हें राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था। पूरा मैटर चंपारण का 3 कठिया सिस्टम से संबंधित है। उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद में आंदोलन करते हैं, खेड़ा में आंदोलन करते हैं और एक फिर बड़ा आंदोलन किया जाता है जिसे हम रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इन सारे सत्याग्रहों के अनुभव के द्वारा ही गांधी को रियलाइज होता है कि अब सही वक्त आ चुका है अंग्रेजों से लड़ने का, और एक बड़ा आंदोलन गांधी लॉन्च करते हैं जिन्हें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन अपनी पूरे पीक पर था, भारतीयों का समर्थन गांधी को था, लेकिन गांधी अपनी विचारधारा से इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे कि जब पहली बार चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, हिंसा का इस्तेमाल होता है, तो गांधी अपने उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्योंकि गांधी का मानना था कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका उद्देश्य है, ना सिर्फ उसका पवित्र होना ज़रूरी है बल्कि उस रास्ते का भी पवित्र होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो गांधी 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और 22 से लेकर लगभग 28 तक गांधी कंस्ट्रक्टिव वर्क में जुट जाते हैं। गांधी को मौका मिलता है डांडी मार्च का और गांधी नमक के खिलाफ या नमक के लिए, नमक कानून के खिलाफ एक सत्याग्रह करते हैं जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और सॉल्ट सत्याग्रह के तहत ही गांधी लॉन्च करते हैं अगला आंदोलन, अगला बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब भारत में चल रहा था तब बड़े तौर पर चाहे वो छात्र हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे महिलाएं हों, सब गांधी के साथ जुड़ती हैं और यहाँ से अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता है और अंग्रेज़ों की तरफ से गांधी को एक इन्विटेशन मिलता है जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में जब हुआ था तो ये पैक्ट आज भी याद किया जाता है और आज भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो इस पैक्ट के साथ जुड़ी हुई है, और वो है भगत सिंह। 1931 से कुछ वक्त पहले भगत सिंह को जब जेल होती है, उनके ऊपर जब ट्रायल चल रहा होता है, केस चल रहा होता है सॉन्डर्स की हत्या का, और भगत सिंह को
मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो गांधी के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है या गांधी से अपेक्षित होता है कि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी भगत सिंह को भी बचाएं। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी ने वो प्रयास नहीं किए थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी ने वो पूरे प्रयास किए थे। तो गांधी इरविन समझौता जब होता है तो भगत सिंह के बारे में गांधी जी ने बात करी थी, लेकिन जिसको वॉइसरॉय इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था। तो भगत सिंह का ये जो अध्याय है ये गांधी के साथ हमेशा एक काले धब्बे की तरह जुड़ा जाएगा। लेकिन जब आप गांधी को पढ़ते हैं, गांधी की विचारधारा को पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये इंसिडेंट था जो कि अनअवॉइडेबल था। सीडीएम वापस ले लिया जाता है, गांधी आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 आता है और एक बहुत बड़ा इवेंट इतिहास में आता है जब 1937 में सरकार बनती है कांग्रेस की। 11 में से 6 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस की जब सरकार भारत में चल रही थी तो एक और मेजर इवेंट आता है जिसको हम विश्व युद्ध सेकंड के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकंड के नाम से जानते हैं, जो 1939 में स्टार्ट हुआ था। गांधी अपनी विचारधारा को आगे लेके जाते हैं और जब गांधी और कांग्रेस से बिना पूछे ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भारत भी इस विश्व युद्ध का हिस्सा है और भारत अंग्रेज़ों की तरफ से इस विश्व युद्ध में लड़ेगा, तो कांग्रेस की सरकार रिज़ाइन दे देती है और 28 महीने की सरकार गिर जाती है। गांधी के सामने बड़ा सवाल ये था कि क्या इस विषम परिस्थिति में वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे या अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस हो गए या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सब की विचारधारा ये थी कि ब्रिटिशर्स इस वक्त कमज़ोर है और हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहिए, तभी भारत जल्द से जल्द आज़ाद हो सकता है। लेकिन गांधी जो आज भी ये कहते थे कि हमारा जो उद्देश्य है उसका पवित्र होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे रास्ते का पवित्र होना है। और यही कारण है कि गांधी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ते लेकिन उनके साथ भी नहीं होते। और इसी वजह से गांधी लॉन्च करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह। जब गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च करते हैं तो पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे उनका नाम विनोबा भावे था और जो दूसरे सत्याग्रही थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह जब फेल हो जाता है या जब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता या अपने मध्य में उनके सामने जब एक ऑफ़र आता है जिसे अगस्त ऑफ़र कहा जाता है, जिसमें ब्रिटिशर्स भारतीयों को काफ़ी कुछ ऑफ़र करते हैं, गांधी उसे भी रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है और गांधी को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिप्स मिशन के भी जो समझौते में जो शर्तें थी वो गांधी को मंजूर नहीं होती और यही कारण है कि क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी लॉन्च करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मेजर इवेंट भारत के इतिहास में माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो बाकी आंदोलनों से ज़्यादा हिंसक आंदोलन था और ये वही आंदोलन था जिसमें गांधी करो या मरो का नारा भी देते हैं। गांधी को जेल हो जाती है और इसके बाद जो लीडरशिप है, अगर हम इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करें, चाहे वो आपके नेहरू हो गए चाहे पटेल हो गए, उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। एंड देन सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप वो इसको टेक ओवर करती है, चाहे वो उषा मेहता हो गए, राइट। तो यहाँ से आंदोलन आगे जाता है और उसके बाद चर्चाओं का एक श्रृंखला जो है वो स्टार्ट होती है जिसमें आपका लियाकत अली फार्मूला आता है, जिसमें आपका शिमला समझौता होता है और जब ये सब फेल हो जाते हैं तो भारत आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो उसकी जो शर्तें होती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी होती हैं जिस पे एक मिडिल ग्राउंड बनाया जा सकता है। और कैबिनेट मिशन की सबसे खास बात यह है कि ये भी पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर देता है और इसी वजह से कांग्रेस भी इसको रिजेक्ट कर देती है और आपका जो पाकिस्तान है, जो मुस्लिम लीग है, वो भी इसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन कुछ शर्तें इसकी मान ली जाती हैं और फिर हमारे इतिहास में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान ही वो प्लान है जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न होता है और अंत में आता है आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत आपका भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद होते हैं। तो ये एक छोटी सी श्रृंखला है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें गांधी के जीवन के बारे में मैंने आपको बताया है। अगली सीरीज़ में हम गांधी के विचारों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे गांधी का प्रभाव क्या पड़ता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को सुन रहे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस वीडियो का PDF मिलेगा जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको गांधी से संबंधित मिलेंगे। अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे गांधी के विचारों के बारे में। नमस्कार।